नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो जल्दी से सभी साथी लाइव जुड़ जाओ। उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो के लिंक को अपने मित्रों में भी शेयर कर दो ताकि सबको फायदा हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर लिया गया है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो आपके सामने आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने पहला कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है गाल्टन, 2 नंबर है केटल, 3 नंबर है BF स्किनर और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है गाल्टन, 2 नंबर है केटल, 3 नंबर है BF स्किनर और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। वीडियो के लिंक को अपने साथियों में भी शेयर कर दो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। गाल्टन ने किया था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किसने किया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है गाल्टन ने, 2 नंबर है केटल ने, 3 नंबर है BF स्किनर ने और 4 नंबर है वाटसन ने। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किसने किया था। यदि पूछे कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम कार्य किसने किया था या व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किसने किया था, वो तो गाल्टन ने किया था। यदि पूछे कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किसने किया था, तो इसका आंसर बताओ जल्दी से आप सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किसने किया था, केटल ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसने किया। आपके सामने पहला ऑप्शन है केटल, 2 नंबर है वीने, 3 नंबर है गाल्टन और 4 नंबर है हिलगार्ड। जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसने किया। जल्दी से बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि परीक्षण करके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किया था, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2, 2 नंबर ऑप्शन है 3, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है, या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कितने प्रकार होते हैं या कितने रूप होते हैं। तो एक ही प्रश्न
है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2, 2 नंबर ऑप्शन है 3, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत विभिन्नता के किस रूप पर अधिक बल देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत विभिन्नता के किस रूप पर अधिक बल देती है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, 2 नंबर है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, 4 नंबर है उपरोक्त, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने उपरोक्त दोनों पर और 4 नंबर है इनमें से किसी पर भी नहीं। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के किस रूप पर अधिक बल देती है। आपको पता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। जल्दी से बताएं कि भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के किस रूप पर अधिक बल देती है। बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, उसके ऊपर भारतीय शिक्षा प्रणाली सबसे अधिक बल देती है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता है यह है कि विद्यालयों को या विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह किसने कहा है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, 2 नंबर है केटल, 3 नंबर है BF स्किनर और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और रोजाना लाइव टेस्ट में भाग लें। तो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह किसने कहा है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, BF स्किनर ने यह बात कही है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि कोई भी 2 व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि कोई भी 2 व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, 2 नंबर है केटल, 3 नंबर है BF स्किनर और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि कोई भी 2 व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यह कथन किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है। सभी साथी जल्दी से इसका ऑप्शन बताएं कि कौन सा सही होगा। कोई भी 2 व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यह कथन किसका है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जेम्स ड्रेवर ने यह कहा है कि कोई भी 2 व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना ही व्यक्तिगत क्या है, विभिन्नता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। 1 नंबर ऑप्शन है शरीर आधारित विभिन्नता,
दो नंबर ऑप्शन है आपके सामने की बुद्धि आधारित विभिन्नता, 4 नंबर है संवेगात्मक विभिन्नता और 3 नंबर है संवेगात्मक विभिन्नता और 4 नंबर आपके सामने है उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार है, इनमें से बताना है कि कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार हो सकता है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शरीर आधारित विभिन्नता, ये भी बिल्कुल सही है कि शरीर किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का दुर्बल होता है, किसी का मोटा होता है। तो इसके अंदर उसके बाद में बुद्धि आधारित विभिन्नता, ये भी बिल्कुल सही है कि बुद्धि से कोई तेज होता है, कोई कमजोर होता है। उसके बाद में संवेगात्मक विभिन्नता, ये भी सही है, किसी को डर लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी को क्रोध आता है, किसी को नहीं आता। तो सब क्या है, अलग अलग विभिन्नताएं के प्रकार है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रोस, 2 नंबर है वाटसन, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है वुडवर्थ। जल्दी से बताएं, आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रोस ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है मैकडूगल ने और 4 नंबर है वुडवर्थ ने। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, तो इन प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो किसने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है, तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन का, 2 नंबर है BF स्किनर का, 3 नंबर है मैकडूगल का और 4 नंबर है वुडवर्थ का। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। यह कथन किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जल्दी से सभी साथी बताएं इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह कथन किसका है, यह BF स्किनर का है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन सी विधि करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है डेक्रोली प्रणाली, 2 नंबर है प्रोजेक्ट प्रणाली, 3 नंबर है डाल्टन प्रणाली और 4 नंबर ऑप्शन है मोंटेसरी प्रणाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन सी विधि करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। उस आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताऊं सभी साथी, इसका क्या होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन सी विधि करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है डेक्रोली प्रणाली, 2 नंबर है प्रोजेक्ट प्रणाली, 3 नंबर है डाल्टन प्रणाली और 4 नंबर ऑप्शन है मोंटेसरी प्रणाली। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने जो
एक नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाए। कर्क-शिको सिद्धांत पर बल कौन सी विधि देती है? डेक्रोली प्रणाली देती है। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित कौन सी विधि सही से सुमेलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित कौन सी विधि सही से सुमेलित नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट विधि, बराबर में दे रखा है किलपेट्रिक। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है विनेटिका विधि, बराबर में डॉक्टर कार्लटन वासबरम। 3 नंबर ऑप्शन है डाल्टन विधि, बराबर में हेलन पार्क। और 4 नंबर है डेक्रोली विधि, बराबर में मारिया मोंटेसरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं सभी साथी। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित कौन सी विधि सही से सुमेलित नहीं है? तो पीछे का जो प्रश्न था कि कर्क-शिको सिद्धांत पर बल देती है, इसका 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली है वो कर्क-शिको सिद्धांत पर बल देती है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न था कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित कौन सी विधि सही से सुमेलित नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने प्रोजेक्ट विधि, बराबर में किलपेट्रिक। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है विनेटिका विधि, बराबर में डॉक्टर कार्लटन वासबरन। 3 नंबर ऑप्शन है डाल्टन विधि, बराबर है हेलन पार्क। और 4 नंबर है डेक्रोली विधि, बराबर में मारिया मोंटेसरी। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी विधि सही से सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो डेक्रोली विधि दे रखी है उसके बराबर में दे रखा है मारिया मोंटेसरी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेक्रोली विधि किसने दी थी? डेक्रोली ने दी थी। और मारिया मोंटेसरी ने किंडरगार्टन विधि दी थी। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है कि हस्तकला पर आधारित विधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि हस्तकला पर आधारित विधि है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वैश्विक शिक्षा प्रणाली। उसके बाद में 2 नंबर है प्रोजेक्ट विधि, 3 नंबर है मोंटेसरी विधि और 4 नंबर है डाल्टन विधि। आपके सामने पहला ऑप्शन है वैश्विक शिक्षा प्रणाली, 2 नंबर है प्रोजेक्ट विधि, 3 नंबर है मोंटेसरी विधि और 4 नंबर है डाल्टन विधि। तो हस्तकला पर आधारित विधि कौन सी है? इसके अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। हस्तकला पर आधारित विधि है, जल्दी से बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर। सभी साथी जल्दी से बताएं। लखविंदर मान जी, अंजना जी, अरविंद जी, आप सभी साथी जल्दी से बताएं। और भी बहुत साथी जो जुड़े हैं जल्दी से बताएं। हस्तकला पर आधारित विधि है, तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। हस्तकला पर आधारित विधि कौन सी है? वैश्विक शिक्षा प्रणाली है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि विशिष्ट बालक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा भी जा चुका है कि विशिष्ट बालक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पिछड़ा बालक, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालक, 3 नंबर है मंदबुद्धि बालक और 4 नंबर है सभी। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा कि विशिष्ट बालक है। तो कौन सा विशिष्ट बालक है? पिछड़ा बालक है वो है, प्रतिभाशाली बालक वो है, या मंदबुद्धि बालक वो है, या ये सारे के सारे है। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर बिल्कुल सही है, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विशिष्ट बालक क्या है? विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? जो पिछड़ा बालक है वो भी विशिष्ट बालक होता है, जो प्रतिभाशाली होता है वो भी अपने आप में विशिष्ट होता है, और मंदबुद्धि बालक होता है वो भी अपने आप में विशिष्ट होता है। तो ये सभी जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से विशिष्ट बालक नहीं है। पहले प्रश्न हमने पढ़ा था इसके पीछे कि विशिष्ट बालक कौन सा है, और इसके अंदर पूछा गया है कि निम्न में से विशिष्ट बालक नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालक, 3 नंबर है पिछड़े बालक और 4 नंबर है अपराधी बालक और 5 नंबर है सुंदर बालक। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से विशिष्ट बालक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने,
निम्न में से विशिष्ट बालक नहीं है, कौन सा नहीं है? जल्दी से आप इसका ऑप्शन बताएं कि कौन सा सही से होगा। निम्न में से विशिष्ट बालक नहीं है, तो इसके अंदर बिल्कुल सही आपका 5 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो सुंदर बालक दे रखा है वो विशिष्ट नहीं होगा, क्योंकि मंदबुद्धि बालक भी सुंदर हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक भी सुंदर हो सकता है, पिछड़ा बालक भी सुंदर हो सकता है और अपराधी बालक भी सुंदर हो सकता है, तो विशिष्ट नहीं कहा जा सकता है उसको। तो 5 नंबर ऑप्शन सही हो सकता है, 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है कि शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। आपके सामने प्रश्न है कि शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक है, आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालक, और 3 नंबर है पिछड़े बालक, और 4 नंबर है अपराधी बालक। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक है, आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक किसे कहा जाता है? जो पिछड़ा बालक है उसको शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कहा जाता है। और जो ऊपर के ऑप्शन दे रखे हैं मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक, ये होते हैं बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, और जो अपराधी बालक होता है वो है संवेगात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो आपके पास प्रश्न ये था कि शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन सा है, तो पिछड़ा बालक हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है 140 प्लस, 2 नंबर ऑप्शन है 130 प्लस, 3 नंबर ऑप्शन है 120 प्लस, और 4 नंबर ऑप्शन है 125 प्लस। जल्दी से बताएं सभी साथी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? जल्दी से सभी साथी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 प्लस होती है, और टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है। दोनों को आप ही ध्यान में रखना। तो उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक अन्य लोगों का आदर करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो अन्य लोगों का आदर करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं, कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है टर्मन, 2 नंबर है बीटी, 3 नंबर है मन, और 4 नंबर है स्टर्न। जल्दी से बता दो सभी साथी क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालक अन्य लोगों का आदर करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है टर्मन, 2 नंबर है बीटी, 3 नंबर है मन, और 4 नंबर है स्टर्न। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन बीटी का है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो अन्य लोगों का आदर करते हैं, उन्हें चिढ़ाते नहीं हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं आपके सामने पहला ऑप्शन है जन्मजात, 2 नंबर है अर्जित, 3 नंबर है दोनों, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं, क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, अर्जित होते हैं, या दोनों ही होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना
सीख जाती है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है टर्मन, 2 नंबर ऑप्शन है रूसो, 3 नंबर है गाल्टन और 4 नंबर है स्किनर। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि प्रतिभाशाली बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती है, यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है टर्मन, रूसो, गाल्टन और स्किनर। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जो प्रतिभाशाली बालिकाएं होती है वो विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती है, यह कथन किसका है? आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती है, यह कथन किसका है? तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टर्मन ने यह कहा है कि बालिकाएं जो होती है प्रतिभाशाली वो विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर ही पढ़ना लिखना सीख जाती है। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से वजन में 1 पौंड व लंबाई में 1.5 इंच ज्यादा होते हैं, यह अध्ययन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से वजन में 1 पौंड व लंबाई में 1.5 इंच ज्यादा होते हैं, यह अध्ययन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है बीटी, 2 नंबर है टर्मन, 3 नंबर है स्किनर और 4 नंबर है रूसो। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से वजन में 1 पौंड व लंबाई में 1.5 इंच ज्यादा होते हैं, यह अध्ययन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है बीटी, 2 नंबर है टर्मन, 3 नंबर है स्किनर और 4 नंबर है रूसो। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से वजन में 1 पौंड व लंबाई में 1.5 इंच ज्यादा होते हैं, यह अध्ययन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है बीटी, 2 नंबर है टर्मन, 3 नंबर है स्किनर और 4 नंबर है रूसो। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो यह कथन किसका है? यह टर्मन का कथन है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो इसके अंदर उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, 2 नंबर है अमूर्त चिंतन, 3 नंबर है सबली चिंतन और 4 नंबर है अपसारी चिंतन। जल्दी से बताओ सभी साथी इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बता दो सभी साथी इसका क्या होगा कि पहला ऑप्शन है आपके सामने अभिसारी चिंतन, 2 नंबर है अमूर्त चिंतन, 3 नंबर है सबली चिंतन और 4 नंबर है अपसारी चिंतन और 5 नंबर है एक व 2। तो इसके अंदर आपके सामने जो 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, 1 व 2 सही हो जाएंगे। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर अभिसारी चिंतन भी पाया जाता है और अमूर्त चिंतन भी पाया जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे एक नोट करना आपकी अभिसारी चिंतन के बारे में बताया था, गिलफोर्ड ने बताया था। गिलफोर्ड ने बताया था कि अभिसारी जो चिंतन है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है और जो अमूर्त चिंतन है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है, वो बताया था जीन पियाजे ने और टर्मन ने बताया था। तो आप ये दोनों नोट कर लेना। अब दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। यदि आपके सामने अभिसारी चिंतन नहीं है तो अमूर्त चिंतन केवल होगा।
तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो दोनों ही सही होंगे, तो 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिसारी चिंतन के बारे में किसने बताया था? गिलफोर्ड ने बताया था। और अमूर्त चिंतन के बारे में किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण द्वारा, 2 नंबर है अभिरुचि परीक्षण द्वारा, और 3 नंबर है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, और 4 नंबर है इन सभी द्वारा। जल्दी से बताएं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान किस आधार पर कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बता दो सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी द्वारा। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी पहचान बुद्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, अभिरुचि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, और उपलब्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूर्त विषयों में रुचि, 2 नंबर है मंद बुद्धि बालकों में रुचि, 3 नंबर है दैनिक कार्यों में समरूपता, और 4 नंबर है सामान्य बालकों में रुचि, सामान्य अध्ययन में रुचि। 4 नंबर ऑप्शन है कि सामान्य अध्ययन में रुचि। जल्दी से बताएं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूर्त विषयों में रुचि, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने मंदबुद्धि बालकों में रुचि, 3 नंबर है दैनिक कार्यों में समरूपता, और 4 नंबर है सामान्य अध्ययन में रुचि। जल्दी से बताएं, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो किन में रुचि लेते हैं? सामान्य अध्ययन में रुचि लेते हैं। तो मूर्त विषयों में वो रुचि नहीं लेते हैं, वो अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं। मंदबुद्धि बालकों में वो रुचि नहीं लेते हैं, और दैनिक कार्यों में समरूपता नहीं होती है। तो दैनिक कार्य उनके एक जैसे नहीं होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, और 80% धैर्यवान होते हैं, और 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह किसका मानना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बीटी, 2 नंबर ऑप्शन है नन, 3 नंबर ऑप्शन है पेज, और 4 नंबर है डोनाल्ड। जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, और 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह किसका मानना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। 1 नंबर ऑप्शन है बीटी, 2 नंबर है नन, 3 नंबर है पेज, और 4 नंबर है डोनाल्ड। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। बीटी के अनुसार प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं जो 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, और 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह बात बीटी कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवेदनशीलता, 2 नंबर है हास्य व उदार प्रवृत्ति, 3 नंबर है अंतर्दृष्टि बालक, और 4 नंबर है विवेकात्मक अस्थिरता। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता कौन सी नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है संवेदनशीलता, 2 नंबर है हास्य व उदार प्रवृत्ति, 3 नंबर है अंतर्दृष्टि बालक, और 4 नंबर है विवेकात्मक अस्थिरता। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है संवेगात्मक अस्थिरता, वो सही हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? संवेगात्मक स्थिरता होती है उनकी विशेषता, न कि अस्थिरता होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 2 नंबर है टर्मन, 3 नंबर है स्किनर और 4 नंबर है रूसो। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। यह प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो का यह कथन है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है कि मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं। आपके सामने पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास की कमी, 2 नंबर है सीखने की गति मंद, 3 नंबर है तार्किकता का अभाव और 4 नंबर है निर्देशन की कम आवश्यकता। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं। आपके सामने पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास की कमी, 2 नंबर है सीखने की गति मंद, 3 नंबर है तार्किकता का अभाव और 4 नंबर है निर्देशन की कम आवश्यकता। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है निर्देशन की कम आवश्यकता, वो सही हो जाएगा। वो निर्देशन की जो कम आवश्यकता है वो विशेषता किसकी है? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको तो निर्देशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न है कि मंदबुद्धि बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदबुद्धि बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूर्त चिंतन, 2 नंबर है अमूर्त चिंतन, 3 नंबर है तार्किक चिंतन और 4 नंबर है अपसारी चिंतन। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है। आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, तो आपके पास आवाज़ तो सही से आ रही है ना? अच्छा, तो मंदबुद्धि बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूर्त चिंतन, 2 नंबर है अमूर्त चिंतन और 3 नंबर है तार्किक चिंतन और 4 नंबर है अपसारी चिंतन। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो मंदबुद्धि बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? मूर्त चिंतन पाया जाता है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि पूछें कि अब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो उनमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है। और गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन भी पाया जाता है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये रीट के अंदर पूछा भी जा चुका है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसको दी जानी चाहिए? आपके सामने पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक को, 2 नंबर है पिछड़े बालक को, 3 नंबर है सामान्य बालक को और 4 नंबर है प्रतिभाशाली बालक को। जल्दी से बता दो। तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने और ये प्रश्न रीट के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किससे दी जानी चाहिए? मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आयुर्वेदिक विधि, 2 नंबर है प्रोजेक्ट विधि, 3 नंबर है मोंटेसरी विधि और 4 नंबर है डाल्टन विधि। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, बहुत ही उपयोगी है।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। मोंटेसरी विधि है वो है मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी। जो दे रखा है ना आयुर्वेद विधि, वो तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसकी विधि होती ही नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है कि सृजनशील बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अपसारी चिंतन, 2 नंबर है अभिसारी चिंतन, 3 नंबर है तार्किक चिंतन और 4 नंबर है अमूर्त चिंतन। चिंतन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आ चुका है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। आपकी साइको के अंदर चिंतन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो सृजनशील बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है अपसारी चिंतन, 2 नंबर है अभिसारी चिंतन, 3 नंबर है तार्किक चिंतन और 4 नंबर है अमूर्त चिंतन। तो इसके अंदर आपके सामने बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन किस में पाया जाता है? सृजनशील बालक में पाया जाता है। तो अपसारी चिंतन के अंदर मौलिकता को लिया जाता है, जिसके अंदर नए नए गुणों का समावेश होता है और नए नए गुणों का समावेश जो सृजनशील बालक होते हैं वो कर सकते हैं। आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि मौलिकता का गुण पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौलिकता का गुण पाया जाता है। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि मौलिकता का गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है? आपके सामने है मंदबुद्धि बालक में, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालक में, 3 नंबर है पिछड़े बालक में और 4 नंबर है सृजनशील बालक में। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मौलिकता का गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है। तो इसके अंदर आपके सामने बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनशील बालक के अंदर मौलिकता का गुण पाया जाता है। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है कि आपकी कक्षा में प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि और पिछड़े बालक हैं। आपको विद्यालय पर लेख लिखवाना है तो आप किस बालक को कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है पिछड़े बालक को, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालक को, 3 नंबर है मंदबुद्धि बालक को और 4 नंबर है सृजनशील बालक को। तो जल्दी से बता दो, ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ये प्रश्न आप रट ही लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा रीड के लिए। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो सृजनशील बालक है उसको कहेंगे विद्यालय पर लेख लिखने के लिए बोलेंगे, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों कहेंगे? क्योंकि सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है, उनमें अपसारी चिंतन करने की योग्यता होती है। और मौलिकता से तात्पर्य नए गुणों का, नए जितने भी नए गुण होते हैं वो शामिल करते हैं। उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है कि पिछड़े बालक बुद्धि से हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। तो पिछड़े बालक बुद्धि से होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है मंद बुद्धि, 2 नंबर है सामान्य बुद्धि, 3 नंबर है श्रेष्ठ बुद्धि और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी। लखविंदर मान जी, अंजना सोनी जी, अरविंद जी, अंजलि जी, आप सभी साथी जल्दी से बताएं। तो पिछड़े बालक बुद्धि से हो सकते हैं, मंद बुद्धि हो सकते हैं, सामान्य बुद्धि हो सकते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि हो सकते हैं या उपरोक्त सभी हो सकते हैं। जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पिछड़े बालक होते हैं वो मंद बुद्धि हो सकते हैं, सामान्य बुद्धि वाले हो सकते हैं और श्रेष्ठ बुद्धि वाले वे हो सकते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़े बालक हो सकते हैं। तो ये सही, इन 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो पिछड़े बालक होते हैं वो मंद बुद्धि हो सकते हैं, सामान्य बुद्धि वाले हो सकते हैं और श्रेष्ठ बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम है
वह पिछड़ा बालक है। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वर्ट का, 2 नंबर है बीएफ स्किनर का, 3 नंबर है गाल्टन का और 4 नंबर है केटल का। जल्दी से बता दो कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम है वह पिछड़ा बालक है। यह कथन किसका है? आपके सामने है वर्ट का, 2 नंबर है बीएफ स्किनर का, 3 नंबर है गाल्टन का और 4 नंबर है केटल का। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो सीरियल वर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक जो होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि के आधार पर मानसिक पिछड़ापन का सही से सुमेलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्धि के आधार पर मानसिक पिछड़ापन का सही से सुमेलन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है गहन मानसिक पिछड़ापन बराबर में दे रखा है 14 से कम। क्या उसकी बुद्धि लब्धि 14 से कम होती है? उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने कि सामान्य मानसिक पिछड़ापन बराबर में दे रखा है, उसकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है आपके पास कोमल मानसिक पिछड़ापन बराबर में दे रखा है 51 से 50 से इसकी बुद्धि लब्धि। और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है सीमांत मानसिक पिछड़ापन, इसकी बुद्धि लब्धि दे रखी है 70 से 90 के बीच। और 5 नंबर है उपरोक्त सभी सही है। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बुद्धि के आधार पर मानसिक पिछड़ापन का सही से सुमेलन है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है गहन मानसिक पिछड़ापन बराबर में 14 से कम। 2 नंबर ऑप्शन है सामान्य मानसिक पिछड़ापन 25 से 50। कोमल मानसिक पिछड़ापन बराबर में दे रखा है 51 से 70 और 4 नंबर में दे रखा है सीमांत मानसिक पिछड़ापन बराबर में दे रखा है 70 से 90 और 5 नंबर में दे रखा है उपरोक्त सभी सही है। तो इसके अंदर 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गहन मानसिक, जिन बालकों में गहन मानसिक पिछड़ापन होता है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 14 से कम होती है। और जो सामान्य मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 25 से लेकर 50 के बीच होती है। और जो कोमल मानसिक पिछड़े बालक होते हैं उनमें 51 से लेकर 70 के बीच बुद्धि लब्धि होती है। और जो सीमांत मानसिक पिछड़े बालक होते हैं उनमें 70 से लेकर 90 के बीच होती है। तो इसके अंदर 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर किस प्रकार के पिछड़े बालकों को अगरबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना और मोमबत्ती बनाना आदि हस्तकौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो रीड के लिए आप इसको रटी लेना कि बुद्धि लब्धि के आधार पर किस प्रकार के पिछड़े बालक को अगरबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना और मोमबत्ती बनाना आदि हस्तकौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है गहन मानसिक पिछड़ापन, 2 नंबर है सामान्य मानसिक पिछड़ापन, 3 नंबर है कोमल मानसिक पिछड़ापन और 4 नंबर है सीमांत मानसिक पिछड़ापन। इनमें से बताना है कि किस वर्ग के बालक को अगरबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना और मोमबत्ती बनाना आदि कार्यों की शिक्षा दी जाती है या उनको हस्तकौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो सामान्य मानसिक पिछड़े बालक होते हैं उनको अगरबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना और मोमबत्ती बनाना आदि हस्तकौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि सरल व रोचक शिक्षण विधियां सरल व यहाँ पे सरल व रोचक शिक्षण विधियां किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहाँ पे है सरल व रोचक शिक्षण विधियां किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है या आवश्यक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पिछड़े बालकों के लिए, 2 नंबर है सृजनशील बालकों के लिए, 3 नंबर है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और 4 नंबर है मंदबुद्धि बालकों के लिए। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरल व रोचक शिक्षण विधियां किस प्रकार के बालकों के लिए आवश्यक है।
आपके सामने पहला प्रश्न है कि पिछड़े बालकों के लिए 2 नंबर है, सृजनशील बालकों के लिए 3 नंबर है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए और 4 नंबर है मंदबुद्धि बालकों के लिए। जल्दी से बता दो आप सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है कि सरल व रोचक शिक्षण विधियां किस प्रकार के बालकों के लिए आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछड़े बालकों के लिए सरल व रोचक शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए सरल व रोचक शिक्षण विधियां उपयोगी हो सकती है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अध्यापक प्राय किन छात्रों को दृष्टिगत रखकर अपने शिक्षण कार्यों को संपादित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अध्यापक प्राय किन छात्रों को दृष्टिगत रखकर अपने शिक्षण कार्यों को संपादित करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि छात्र, 2 नंबर है प्रतिभाशाली छात्र, 3 नंबर है औसत छात्र और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि जो अध्यापक होता है प्राय किन छात्रों को दृष्टिगत रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अध्यापक प्राय किन छात्रों को दृष्टिगत रखकर अपने शिक्षण कार्यों को संपादित करता है। क्या अध्यापक मंदबुद्धि बालकों को दृष्टिगत रखकर अपना शिक्षण कार्य संपादित करता है। क्या प्रतिभाशाली छात्रों को दृष्टिगत रखकर अपना कार्य संपादित करता है। 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है औसत छात्रों को क्या दृष्टिगत रखकर अपना कार्य संपादित करता है और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा के अंदर सभी जो छात्र होते हैं औसत छात्र मानेंगे उनको, तो औसत छात्रों को दृष्टिगत रखकर अपना शिक्षण कार्य संपादित करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न है कि एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि एक बालक असंभव प्रतीक होने वाली कल्पना करता है, यह प्रतीक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक का, 2 नंबर है सृजनशील बालक का, 3 नंबर है मंदबुद्धि बालक का और 4 नंबर है औसत बुद्धि बालक का। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह कथन यह संकेत है। जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जो सृजनशील बालक होते हैं वो असंभव प्रतीत होने वाली कल्पनाएं करते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 42 नंबर प्रश्न है कि समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पिछड़े बालक में, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालक में, 3 नंबर है मंदबुद्धि बालक में और 4 नंबर है सृजनशील बालक में। जल्दी से बता दो आप कि समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पिछड़े बालक में, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालक में, 3 नंबर है मंदबुद्धि बालक में और 4 नंबर है सृजनशील बालक में। तो समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति पिछड़े बालक में पाई जाती है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन के बारे में जानने के लिए उनके सुधार हेतु व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसने दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके बारे में जानने के लिए उनके सुधार हेतु व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसने दी थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है टाइडमैन ने, 2 नंबर है मैकडूगल ने, 3 नंबर है BF स्किनर ने और 4 नंबर है वाटसन ने। जल्दी से बताएं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसने दी थी। जो प्रॉब्लम चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में जानने व उनका सुधार करने के लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका क्या आंसर होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो प्रॉब्लम चिल्ड्रन के बारे में जानने के लिए उनके
सुधार हेतु व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसने दी थी? टाइडमैन ने दी थी। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग के बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है आपके सामने पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों के लिए, पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि, और 2 नंबर है इसमें दे रखा है प्रतिभाशाली, उसके बाद में है सामान्य बालक, और उसमें दे रखा है पिछड़े बालक। 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है अंधे बालकों के लिए, ऑप्शन में दे रखा है बहरे व गूंगे बालकों के लिए और मंदबुद्धि बालकों के लिए। 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनशील बालकों के लिए और पिछड़े बालकों के लिए, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस वर्ग के बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, सामान्य बालक और पिछड़े बालक। 2 नंबर ऑप्शन है अंधे बालक, बहरे व गूंगे बालक और मंदबुद्धि बालक। 3 नंबर ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और पिछड़े बालक। 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस वर्ग के बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अंधे बालक, बहरे व गूंगे बालक जो होते हैं वह मंदबुद्धि बालक होते हैं, उनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो बताओ कि अंधे बालकों के लिए जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा को क्या कहा जाता है? इनको कौन सी विधि से शिक्षा दी जाती है? बहरे व गूंगे बालकों को कौन सी विधि से शिक्षा दी जाती है? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो अंधे बालकों के लिए तो ब्रेल लिपि होती है, उस विधि से इनको शिक्षा दी जाती है। बहरे व गूंगे बालकों के लिए ओष्ठ वाचन विधि से शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न है कि अपराधी बालकों के उपचार के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो अपराधी बालकों के उपचार के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आपके सामने पहला ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, 2 नंबर है प्रश्नावली विधि, 3 नंबर है व्यक्ति इतिहास विधि और 4 नंबर है प्रोजेक्ट विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि अपराधी बालकों के उपचार के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आपके सामने पहला ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, 2 नंबर है प्रश्नावली विधि, 3 नंबर है व्यक्ति इतिहास विधि और 4 नंबर है प्रोजेक्ट विधि। अपराधी बालकों के उपचार के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, व्यक्ति इतिहास विधि। मतलब जो अपराधी बालक है उनके वातावरण का, उनके वंशानुक्रम का अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कि बालक अपराधी क्यों बना। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 46 नंबर प्रश्न है कि एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये टेट के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विकलांग बालक, 2 नंबर है सामान्य बालक, 3 नंबर है पिछड़ा बालक और 4 नंबर है समस्यात्मक बालक। जल्दी से बताएं, आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 46 नंबर प्रश्न है, जल्दी से बताएं। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। क्या वह विकलांग बालक है? क्या वह सामान्य बालक है? क्या वह पिछड़ा बालक है? क्या वह समस्यात्मक बालक है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाते हैं वो क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक होते हैं, प्रॉब्लम चिल्ड्रन होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार टेट के अंदर पूछा जा चुका है कि सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विकलांग बालक, 2 नंबर है बाल अपराधी बालक और 3 नंबर है पिछड़ा बालक और 4 नंबर है सृजनशील बालक। जल्दी से बता दो, ये तो आपको सबको आता है इसका आंसर। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो बाल अपराधी जो बालक होते हैं वो सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में
48 नंबर प्रश्न है आपके सामने, व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी विधि नहीं आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी विधि नहीं आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है डाल्टन पद्धति, 2 नंबर है सामूहिक शिक्षण, 3 नंबर है कॉन्डक्ट पद्धति और 4 नंबर है प्रोजेक्ट पद्धति। जल्दी से बताएं सभी साथी, व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी विधि नहीं आती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है डाल्टन पद्धति, 2 नंबर है सामूहिक शिक्षण, 3 नंबर है कॉन्डक्ट पद्धति और 4 नंबर है प्रोजेक्ट पद्धति। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो सामूहिक शिक्षण होता है वो व्यक्तिगत शिक्षण की कोई विधि नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो दे रखा है डाल्टन पद्धति, कॉन्डक्ट पद्धति और प्रोजेक्ट पद्धति, ये सारी की सारी क्या है, ये व्यक्तिगत शिक्षण की विधियां हैं। तो आपके सामने उसके बाद में आपके सामने 49 नंबर प्रश्न है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्लेटो के द्वारा, 2 नंबर है विलियम हिली के द्वारा, 3 नंबर है डार्विन के द्वारा और 4 नंबर है रूसो के द्वारा। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्लेटो के द्वारा, 2 नंबर है विलियम हिली के द्वारा, 3 नंबर है डार्विन के द्वारा और 4 नंबर है रूसो के द्वारा। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। 49 नंबर प्रश्न है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम विलियम हिली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की थी, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा है कि बालक एक पुस्तक की भांति है जिसका अध्ययन करके पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है तथा यह औरों से भिन्न क्यों है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रूसो, 2 नंबर है स्किनर, 3 नंबर है गाल्टन और 4 नंबर है पियर्सन। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा है कि बालक एक पुस्तक की भांति है जिसका अध्ययन करके पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है तथा यह औरों से भिन्न क्यों है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रूसो, 2 नंबर है स्किनर, 3 नंबर है गाल्टन और 4 नंबर है पियर्सन। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो यह रूसो ने कहा है कि बालक एक पुस्तक की भांति होता है जिसका अध्ययन करके ही पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है तथा यह औरों से भिन्न क्यों है। तो 1 नंबर आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 51 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो 1 नंबर आपके सामने ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, 2 नंबर है छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, 3 नंबर है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में और 4 नंबर है कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, किस में करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाने में, 2 नंबर है छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, 3 नंबर है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में और 4 नंबर है कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान अध्यापक को इसलिए होना चाहिए कि वह शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बना सके। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 52 नंबर प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है कुसमायोजित को, 2 नंबर है निम्न बुद्धि लब्धि वाले को और 3 नंबर है एकांकी को और 4 नंबर है समस्या समाधान करने बालक को। जल्दी से बताइए कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है कुसमायोजित को, 2 नंबर है निम्न बुद्धि लब्धि वाले को
4 नंबर है एकांकी को और 4 नंबर है समस्या समाधान करने वाले को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है कुसमायोजित को, 2 नंबर है निम्न बुद्धि लब्धि वाले को, 3 नंबर है एकांकी को और 4 नंबर है समस्या समाधान करने वाले को। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है कुसमायोजित को क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 53 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह किसका कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जो सृजनशीलता होती है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, 2 नंबर है जेम्स ड्रेवर का, 3 नंबर है रोस का और 4 नंबर है स्किनर का। जल्दी से बता दो आप सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, 2 नंबर ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का, 3 नंबर है रोस का और 4 नंबर है स्किनर का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से सभी साथी बताएं। और ये प्रश्न आपके जो सामने हैं वो प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 54 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य बाल अपराधी का नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने और ये प्रश्न 2nd ग्रेड 1st ग्रेड दोनों के अंदर आ चुका है लगातार, तो इस बार भी आने की पूरी इसकी संभावना है। तो आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य कौन सा कार्य बाल अपराधी का नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य बाल अपराधी का नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है नशा करना, 2 नंबर है कक्षा में नींद निकालना, 3 नंबर है कक्षा से भाग जाना और 4 नंबर है झूठ बोलना। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा कार्य बाल अपराधी का नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है नशा करना, 2 नंबर है कक्षा में नींद निकालना, 3 नंबर है कक्षा से भाग जाना और 4 नंबर है झूठ बोलना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से सभी साथी बताएं कि निम्न में से कौन सा कार्य बाल अपराधी का नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, 3 नंबर है कक्षा से भाग जाना और 4 नंबर है झूठ बोलना। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो कक्षा में नींद निकालना बाल अपराधी का कार्य नहीं है। बाकी जो दे रखे नशा करना, कक्षा से भाग जाना व झूठ बोलना, ये सारे के सारे बाल अपराधी के कार्य है। तो कक्षा में नींद निकालना बाल अपराधी का कार्य नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 55 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न होती है कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न होती है कहलाते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है पिछड़े बालक, 2 नंबर है मंदबुद्धि बालक, 3 नंबर है प्रतिभाशाली बालक और 4 नंबर है बाल अपराधी बालक। तो जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर कौन सा सही होगा कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं या वही क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं, मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं या बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। तो जल्दी से बता दो सभी साथी इसका कौन सा आंसर सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न होती है वे क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा
चोरी का कारण नहीं हो सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो निम्न में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? आपके सामने पहला ऑप्शन है रुचि, 2 नंबर है अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन, 3 नंबर है अभिक्षमता और 4 नंबर है आदत। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जितने भी टेट हैं उनके अंदर भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता। क्या रुचि है वो चोरी का कारण नहीं हो सकता? उसके बाद में अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन चोरी का कारण हो सकता है। उसके बाद में अभिक्षमता चोरी का कारण हो सकता है और 4 नंबर दे रखा है आदत। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन जो होता है वो चोरी का कारण नहीं बन सकता। बाकी जो 3 दे रखे हैं, रुचि चोरी का कारण बन सकती है और अभिक्षमता चोरी का कारण हो सकती है। उसके बाद में आदत भी चोरी का कारण हो सकती है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन चोरी का कारण नहीं हो सकता है। उसके बाद में आपके सामने 57 नंबर प्रश्न है कि बालकों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है, रीट के अंदर पूछा जा चुका है। तो बालकों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सजा देकर, 2 नंबर है पारितोषिक देकर और 3 नंबर है उदाहरण देकर और 4 नंबर है ताड़न देकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालकों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सजा देकर, 2 नंबर है पारितोषिक देकर, 3 नंबर है उदाहरण देकर और 4 नंबर है ताड़न देकर। तो बालकों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो बालकों को नए नए उदाहरण देकर चोरी से संबंधित जो भी दोष होते हैं उनके उदाहरण देकर उनको चोरी करने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो 2016 के अंदर रीट हुई थी उसके अंदर मेरे इस साइको के अंदर 28% सही हुए थे और उसके बाद में कटकुट के मेरे रहे थे 26% सही हुए थे, क्योंकि बहुत कठिन पेपर आया था और पहला रीट का एग्ज़ाम दिया था तो इतना नॉलेज भी नहीं था। तो इसके अंदर मेरे 28 और 26% सही हुए थे। उसके अंदर ये मेरा जो प्रश्न था वो गलत हुआ था, मैंने उसका 2 नंबर ऑप्शन सही किया था। तो जल्दी में कभी कभी जो सिंपल प्रश्न होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, तो ये आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। साइको के प्रश्न आप करो तो उनके अंदर तो विशेष ध्यान में रखना, क्योंकि ये साइको जो है वो ही आपको मेरिट के अंदर लेके जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की अपनी लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आप रोजाना भाग लें ताकि आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके सामने कि बालकों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 58 नंबर प्रश्न है कि बालक को अपराधी बनाने में परिवार का दूषित वातावरण जिम्मेदार होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालक को अपराधी बनाने में परिवार का दूषित वातावरण जिम्मेदार होता है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड का, 2 नंबर है पावलोव का और 3 नंबर है वैलेंटाइन का और 4 नंबर है हेडफील्ड का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालक को अपराधी बनाने में परिवार का दूषित वातावरण जिम्मेदार होता है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड का, 2 नंबर है पावलोव का, 3 नंबर है वैलेंटाइन का और 4 नंबर है हेडफील्ड का। जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालक को अपराधी बनाने में परिवार का दूषित वातावरण जिम्मेदार होता है, यह कथन किसका है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? हेडफील्ड का है। और दूसरी परिभाषा भी है कि बालक को अपराधी बनाने में उसकी गली मोहल्ला जिम्मेदार होता है, उसका कस्बा जिम्मेदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? गिलफोर्ड ने दी है। यदि गली मोहल्ला पूछे तो वो कौन सा होगा? गिलफोर्ड होगा। और परिवार का दूषित वातावरण बताए कि जिम्मेदार होता है बाल अपराधी बनाने में, तो वो हेडफील्ड होगा। उसके बाद में आपके सामने
प्रश्न है कि असाधारण छात्र वे होते हैं जो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके सामने जो प्रश्न दे रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य से परिवर्तित है। 2 नंबर है सामान्य से निचले स्तर के हैं। 3 नंबर है सामान्य से उच्च स्तर के हैं और 4 नंबर है अतिरिक्त शैक्षिक सेवाएं चाहते हैं। असाधारण छात्र वे होते हैं, असाधारण छात्र या विशिष्ट बालक, ये एक ही बात है, प्रश्न घुमा के पूछा गया है कि असाधारण छात्र और विशिष्ट बालक वे होते हैं जो 1 नंबर है सामान्य से परिवर्तित है, 2 नंबर है सामान्य से निचले स्तर के हैं, 3 नंबर है सामान्य से उच्च स्तर के हैं और 4 नंबर है अतिरिक्त शैक्षिक सेवाएं चाहती हैं। जल्दी से आप आंसर बताएं इसका क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों से व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, यूनिट है इसलिए तो पूछे जाएंगे ही, तो इन प्रश्नों से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। आप जैसे ही फ्री हो खाना खाएं तो ये वीडियो लगा के आप अपने पास में छोड़ दिया करो, तो उत्तर ये चलते रहेंगे, आपके कुछ तो याद होंगे ही। तो असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य से क्या हो, परिवर्तित हो। यानी असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य से क्या हो, परिवर्तित हो। या तो उनकी बुद्धि लब्धि बहुत तेज हो या बुद्धि लब्धि कम हो, तो वो क्या है, सामान्य से जो परिवर्तित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक या असाधारण बालक कहा जाता है। उसके बाद में 60 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संगी साथियों के साथ रखा जाए, 2 नंबर है व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, 3 नंबर है बाल कारागार में भेजा जाए और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संगी साथियों के साथ रखा जाए, 2 नंबर है व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, 3 नंबर है बाल कारागार में भेजा जाए और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। उन किशोर अपराधियों को संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यवसायिक शिक्षा दी जाए और बाल कारागार में भेजा जाए, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसे विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किसे विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में रखेंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली, 2 नंबर है मानसिक रूप से पिछड़े, 3 नंबर है शारीरिक रूप से कमजोर और 4 नंबर है सामाजिक रूप से असक्षम। जल्दी से बताएं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1 और 2 को, 2 नंबर ऑप्शन है 3 और 4 को और 3 नंबर है 2 और 3 को और 4 नंबर है उपरोक्त सभी को। तो आप किस वर्ग के बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखेंगे, तो आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों को रखेंगे विशेष बालकों की श्रेणी में, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को रखेंगे, 3 नंबर है शारीरिक रूप से कमजोर बालकों को विशेष बालकों में रखेंगे और 4 नंबर है सामाजिक रूप से असक्षम बालकों को रखेंगे। ये प्रश्न बहुत बार टेट एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये एग्जाम पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में किन्हें रखेंगे, प्रतिभाशाली बालकों को रखेंगे, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनको रखेंगे, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उनको रखेंगे और सामाजिक रूप से जो असक्षम होते हैं उनको भी रखेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 62 नंबर प्रश्न है कि एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एक बच्चे को एक अकेलापन और एकांत पसंद है, यह संबंधित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आयु भिन्नता, 2 नंबर है सामाजिक भिन्नता, 3 नंबर है सांस्कृतिक भिन्नता और 4 नंबर है प्रजातीय भिन्नता। जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह संबंधित है आयु भिन्नता से, 2 नंबर है सामाजिक भिन्नता से, 3 नंबर है
आपके सामने की सांस्कृतिक भिन्नता से, और 4 नंबर है प्रजातीय भिन्नता से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह संबंधित है। तो जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह किस से संबंधित है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक भिन्नता से संबंधित है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 63 नंबर प्रश्न है कि एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है, बच्चा अन्य बच्चों से भिन्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है, बच्चा अन्य बच्चों से भिन्न है। किस रूप में भिन्न है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शरीर रचना से, 2 नंबर ऑप्शन है प्रतिभा से, और 3 नंबर है नैतिकता से, और 4 नंबर है संवेग से। जल्दी से बताएं सभी साथी कि एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है और बच्चा अन्य बच्चों से किस रूप में भिन्न होगा। आपके सामने पहला है शरीर रचना से, प्रतिभा से, 3 नंबर है नैतिकता से, और 4 नंबर है संवेग से। जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। वह बालक या बच्चा किस रूप से भिन्न है, अन्य से नैतिकता से भिन्न है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 64 नंबर प्रश्न दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मापन किया जाने वाला व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का ही अंश है, यह कथन किसका है। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है यह परिभाषा। तो मापन किया जाने वाला व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का ही अंश है, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मापन किया जाने वाला व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का ही अंश है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है टर्मन, 2 नंबर है बीटी, 3 नंबर है मन, और 4 नंबर है BF स्किनर। जल्दी से बताएं सभी साथी कि व्यक्ति की जो चीज़ मापी जाने वाली है या जिसका मापन किया जाना है वही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, यह कथन किसका है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है टर्मन, 2 नंबर है बीटी, 3 नंबर है मन, और 4 नंबर है BF स्किनर। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन या यह परिभाषा किसकी है, BF स्किनर की है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर सबसे ज़्यादा जो परिभाषा दी गई है वो BF स्किनर की दी गई है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण 65 नंबर प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण द्वारा, 2 नंबर है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, 3 नंबर है मंद बालकों की विशेषताओं की कसौटी मानकर, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण द्वारा, 2 नंबर है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, 3 नंबर है मंद बालकों की विशेषताओं की कसौटी मानकर, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं किसके द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, और मंद बालकों की विशेषताओं की कसौटी मानकर, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान बुद्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, और मंद बालकों की जो विशेषता होती है उन विशेषताओं का अध्ययन करके कर सकते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 66 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? आपके सामने पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है, 2 नंबर है 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं, और 3 नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा कथन सही
है। आपके सामने पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है। 2 नंबर है दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। 3 नंबर है व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है। और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है कि आपको पता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है। बहुत सारी प्रणालियाँ पद्धति दे रखी है मनोवैज्ञानिकों ने, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जा सकता है। और दो व्यक्ति समान नहीं होते, ये भी बिल्कुल सही है। और 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो सार्वभौमिक होती है, बिल्कुल सही है। और 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता एक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, पूरे क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कहीं भी आप चले जाओ तो दो व्यक्ति समान आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन होता है, कैसा होता है आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कुछ नहीं कह सकते, 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन है सामान्य से अच्छा। 3 नंबर है सामान्य। और 4 नंबर है श्रेष्ठ। जल्दी से बताएंगे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका समायोजन कैसा होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कुछ नहीं कह सकते। 2 नंबर है सामान्य से अच्छा। 3 नंबर है सामान्य। और 4 नंबर है श्रेष्ठ। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि लड़के मारपीट झगड़ा व खेल कूद पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां गुड़ियों से खेलना, घर पर काम व सुंदर वस्त्र पहनना, यह कैसा भेद है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि लड़के मारपीट झगड़ा व खेल कूद पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां गुड़ियों से खेलना, घर का काम व सुंदर वस्त्र बनाना पसंद करती है, यह कैसा भेद है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सीखने का। 2 नंबर है योग्यता का। 3 नंबर है रुचि का। और 4 नंबर है लिंग भेद। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जो लड़के होते हैं वो मारपीट झगड़ा और खेल कूद पसंद करते हैं, और जो लड़कियां होती है वो गुड़ियों से खेलना, घर का काम व सुंदर वस्त्र पहनना पसंद करती है, यह कैसा भेद है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। इसके अंदर रुचि का भेद होगा, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 69 नंबर प्रश्न है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन का। 2 नंबर है वीएफ स्किनर का। 3 नंबर है हरलोक का। और 4 नंबर है ड्रेवर का। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन। 2 नंबर है बीएफ स्किनर। 3 नंबर है हरलोक। और 4 नंबर है ड्रेवर। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए जल्दी से बताएं कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है। आपके सामने 3 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है हरलोक, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में 70 नंबर प्रश्न है कि बाल निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ। आपके सामने पहला ऑप्शन है अमेरिका व इंग्लैंड में। 2 नंबर है जापान में। 3 नंबर है रूस में। और 4 नंबर है जर्मनी में। जल्दी से बताएं, बहुत बार ये परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है कि बाल निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अमेरिका व इंग्लैंड के अंदर बाल निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सृजनात्मकता का उच्चतम विकास किस आयु में होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 6 वर्ष। 2 नंबर ऑप्शन है 14 वर्ष में। 3 नंबर है 30 वर्ष तक। और 4 नंबर है 21 वर्ष तक। तो जल्दी से बताएं कि सृजनात्मकता का उच्चतम विकास किस आयु में हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि सृजनात्मकता का उच्चतम विकास किस आयु तक हो जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 6 वर्ष। 2 नंबर है 14 वर्ष। 3 नंबर है 30 वर्ष। और 4 नंबर है 21 वर्ष। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का उच्चतम विकास 30 वर्ष की आयु तक हो जाता है, और यह किसने कहा है, टोरेंस नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। आप इसको नोट कर सकते हो, जो टोरेंस नामक
तो रेंस नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता का उच्चतम विकास 30 वर्ष की आयु तक हो जाता है। उसके बाद में आपके सामने 72 नंबर प्रश्न है कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है केवल अनुभव, 2 नंबर है केवल पर्यावरण, 3 नंबर है केवल वंशानुक्रम और 4 नंबर है वंशानुक्रम तथा वातावरण। जल्दी से बता दो कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर बिल्कुल सही है, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम तथा वातावरण होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 73 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, 2 नंबर है किक का, 3 नंबर है ट्रिक और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने और बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा भी जा चुका है कि विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 2 नंबर है किक, 3 नंबर है ट्रिक और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन किक का है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। आपके सामने पहला ऑप्शन है आवासीय विद्यालय, 2 नंबर है विशेष विद्यालय, 3 नंबर है विशेष शिक्षा और 4 नंबर है यह सभी। तो जल्दी से बता दो सभी साथी कि मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो इसके अंदर आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है आवासीय विद्यालय, 2 नंबर है विशेष विद्यालय, 3 नंबर है विशेष शिक्षा और 4 नंबर है यह सभी। तो इसके अंदर आपके सामने बिल्कुल जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, विशेष विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए और विशेष शिक्षा की स्थापना की जानी चाहिए। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने 75 नंबर प्रश्न है कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कि 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा पर, और 2 नंबर ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष के बालकों की शिक्षा पर, 3 नंबर ऑप्शन 10 वर्ष से बड़े बालकों पर और 4 नंबर है उपरोक्त सभी पर। जल्दी से बताएं कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है, किस पे लागू होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष की आयु के बालकों पर, 2 नंबर ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष के बालकों की शिक्षा पर और 3 नंबर है 10 वर्ष से बड़े बालकों पर और 4 नंबर है उपरोक्त सभी पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है 3 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा पर, और उसके बाद 2 नंबर है 4 से 8 वर्ष के बालकों की शिक्षा पर और 3 नंबर है 10 वर्ष से बड़े बालकों पर और 4 नंबर है उपरोक्त सभी पर। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का जो बुनियादी ढांचा है वो लागू किस पे होता है? 3 से 6 वर्ष की बालकों की शिक्षा पर लागू होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 76 नंबर प्रश्न है कि बालक के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि बालक के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है भगनासा, 2 नंबर है कम बुद्धि लब्धि, 3 नंबर है पारिवारिक कारण और 4 नंबर है शिक्षण का उद्देश्य। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि बालक के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है भगनासा, 2 नंबर है कम बुद्धि लब्धि, 3 नंबर है पारिवारिक कारण और 4 नंबर है शिक्षण का उद्देश्य। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताएं सभी साथी। बिल्कुल सही है, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बालक के पिछड़ेपन का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? भगनासा यदि उत्पन्न है तो वो पिछड़ा बालक हो सकता है, यदि कम बुद्धि लब्धि है तो पिछड़ा बालक हो सकता है,
और पारिवारिक कारण भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, लेकिन शिक्षण का उद्देश्य है वो पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 77 नंबर प्रश्न है कि पिछड़े बालक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न आ भी चुका है। इस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है। 2 नंबर ऑप्शन है उस बालक की जाति संस्कृति मान्यता पिछड़ी होती है। 3 नंबर है वह बालक मंदबुद्धि होता है। और 4 नंबर है वह कुसमायोजित बालकों की श्रेणी में आता है। जल्दी से बताएं कि पिछड़े बालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि पिछड़े बालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने पहला ऑप्शन है इस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है। 2 नंबर है उस बालक की जाति संस्कृति मान्यता पिछड़ी होती है। 3 नंबर है वह बालक मंदबुद्धि होता है। और 4 नंबर है वह कुसमायोजित बालकों की श्रेणी में आता है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा कि इस बालक की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो सामान्य से कम रहती है। तो आपको यही ऑप्शन सही करना है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पिछड़े बालक कौन से होते हैं कि पिछड़े बालक वो होते हैं जो अपनी कक्षा के जो छात्र होते हैं उनसे शैक्षिक उपलब्धि का काम नहीं कर पाते हैं। जिस कक्षा में वो होते हैं उसी कक्षा का काम नहीं कर पाते हैं, वो बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 78 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता, 2 नंबर है परिवार, 3 नंबर है वातावरण और 4 नंबर है लिंग। जल्दी से बताएं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता, 2 नंबर है परिवार, 3 नंबर है वातावरण और 4 नंबर है लिंग। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। जल्दी से बताओ सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आनुवंशिकता, परिवार, वातावरण और लिंग इनमें से कौन सा होगा। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने वो सही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं हो सकता, कौन सा, परिवार नहीं हो सकता। बाकी जो आनुवंशिकता है उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। वातावरण और लिंग ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हो सकते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। 1 नंबर ऑप्शन है कार्य का सीमित आकार किया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। 3 नंबर है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आपके सामने पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पहला ऑप्शन है कार्य का सीमित आकार किया जा सकता है। 2 नंबर है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। 3 नंबर है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कार्य का सीमित आकार किया जा सकता है। और 2 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जा सकता है और व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है कि व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है व्यक्ति विशेष कोटि से भिन्न होते हैं। 3 नंबर है व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। और 4 नंबर है व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। आपको बताना है कि कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं। 2 नंबर है व्यक्ति विशेष कोटि से भिन्न होते हैं। 3 नंबर है व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों से भिन्न होते हैं। और 4 नंबर है व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 81 नंबर प्रश्न है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। आपके सामने पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का, 2 नंबर है विद्यार्थियों की आयु का, 3 नंबर है व्यक्तिगत विभिन्नता का और 4 नंबर है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। जल्दी से बताएं सभी साथी कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वाधिक ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में 82 नंबर प्रश्न है आपके सामने, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, 2 नंबर है वंशानुक्रम, 3 नंबर है बौद्धिकता और 4 नंबर है सामाजिक स्तर। आपके सामने प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, 2 नंबर है वंशानुक्रम, 3 नंबर है बौद्धिकता और 4 नंबर है सामाजिक स्तर। जल्दी से बताएं व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कारण हो सकता है। निम्न में से आपके सामने है आर्थिक स्थिति, वंशानुक्रम, बौद्धिकता और 4 नंबर है सामाजिक स्तर। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, वंशानुक्रम हो सकता है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 83 नंबर प्रश्न है कि बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है, यह किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है, यह कथन किसका है या यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है थार्नडाइक, 2 नंबर है गिलफोर्ड और 3 नंबर है जर्सिल्ड और 4 नंबर है गैरिसन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालक की विभिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है, यह किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन थार्नडाइक, 2 नंबर है गिलफोर्ड, 3 नंबर है जर्सिल्ड और 4 नंबर है गैरिसन। जल्दी से बता दो सभी साथी यह कथन किसका है कि बालक की विभिन्नताएं जो होती है वो उद्दीपनों का कारण है या उद्दीपनों का ही परिणाम है, यह किसने कहा है। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है, यह किसने कहा है, गैरिसन ने कहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 84 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन सी विधि नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, 2 नंबर है व्यक्ति इतिहास विधि, 3 नंबर है व्यक्तिगत परीक्षण और 4 नंबर है अंतर्दर्शन विधि। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, 2 नंबर है व्यक्ति इतिहास विधि और 3 नंबर है व्यक्तिगत परीक्षण और 4 नंबर है अंतर्दर्शन विधि। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अंतर्दर्शन जो विधि है वो व्यक्तिगत विभिन्नता की विधि नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को 1 नंबर ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए। 3 नंबर है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करवाना चाहिए और 4 नंबर ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। 2 नंबर है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए। 3 नंबर है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए और 4 नंबर है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जल्दी से बता दो
तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने वो सही हो जाएगा। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के जितने भी विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित जो प्रश्न आएगा वो आपको इन्हीं प्रश्नों में मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को, इन प्रश्नों को लिख लें, नोटबुक के अंदर नोट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त इनको एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम के वक्त कोई आपको दिक्कत न हो। और इन अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और वीडियो को लाइक करें। और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तो आपकी 1 या 2 यूनिट और रह चुकी है, उसके बाद में एक वीडियो और आएगा पूरी यूनिटों से संबंधित। तो सभी साथी ज़रूर लाइव टेस्ट में भाग लें, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी और आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसकी PDF आप कल जल्दी ही प्राप्त कर लेना टेलीग्राम चैनल से। और जिन साथियों ने वीडियो को पूरा देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।